नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के इस लेक्चर सीरीज में। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिजिड पेमेंट के ऊपर में लगने वाले स्ट्रेसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने लोड स्ट्रेस के रिलेशंस को देख रखा है। आगे हम वार्पिंग स्ट्रेस से स्टार्ट करते हैं। वार्पिंग स्ट्रेस क्या होता है मैंने आपको ब्रीफली बताया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि वार्पिंग स्ट्रेस कुछ नहीं, टेम्परेचर की चेंज से लगने वाले स्ट्रेसेस को हम कहते हैं। तो इसमें हमारे दो टर्म आ जाएंगे। एक हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट, ठीक है, जो कि थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होगा, ठीक है वो। उसके साथ ही साथ हमारा आ जाता है आपका टी, जो कि टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, ठीक है। उसके साथ आ जाएगा हमारा ई जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा कंक्रीट का। तो ई अल्फा इसको कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए एप्सिलॉन, ठीक है, अल्फा कह लीजिए, एप्सिलॉन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, ठीक है। और टी टेम्परेचर चेंज है। यही फॉर्मूला आपको ई अल्फा डेल्टा टी, यही फॉर्मूला आपको चेंज इन ड्यू टू टेम्परेचर जो है पढ़ना होता है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे एक फैक्टर है 2 का, और साथ में ये सी एक्स और सी वाई क्या है डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर क्या है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इन टर्म्स का मतलब समझते हैं कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग सी एक्स और सी वाई बोलते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम लोग जिस डायरेक्शन में निकालना चाह रहे हैं, जैसे एल एक्स डिवाइडेड बाई एल और एल वाई डिवाइडेड बाई एल, ये दोनों डिजायर डायरेक्शन में क्या कोफिशिएंट का इफेक्ट हो रहा है। जैसे सपोज करो आप ये स्लैब की एक डायमेंशन देख रहे हो, दूसरी डायमेंशन अंदर में होगी, ठीक है। तो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन का इफेक्ट जो होगा वो हम लोग कैलकुलेट करने के लिए वहां पे सी एक्स और सी वाई का टर्म लेते हैं। आप इसको वैसे समझ सकते हो कि एक डायरेक्शन में अगर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगा तो दूसरे डायरेक्शन में कैसा स्ट्रेस होगा, टेंसाइल, है ना। तो उसी चीज का हमारे पास ये एक फैक्टर है। जैसे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते थे कि एक डायरेक्शन का कॉम्प्रेशन तो दूसरे डायरेक्शन में वो टेंशन क्रिएट करेगा। सेम उसी तरीके से है कि एक डायरेक्शन में जो हमारा सी एक्स है फैक्टर, तो दूसरे डायरेक्शन में वो सी वाई हो जाएगा। तो उसकी इफेक्ट अगर हम लोग ओवरऑल लेंगे तो उसमें म्यू टाइम्स सी वाई आ जाएगा टर्म, और उसको होल डिवाइड करेंगे 1 माइनस म्यू स्क्वायर से, और दोनों का एवरेज लेने के यहाँ पे फैक्टर आता है 2, ठीक है। और उसी तरीके से सी वाई भी हम लोग निकालेंगे। इसमें जो भी हो जाएगा सी एक्स यहाँ पे था, उसमें क्या हो जाएगा सी वाई हो जाएगा, और म्यू में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे सी एक्स का, है ना, और डिवाइडेड में 1 माइनस म्यू स्क्वायर तो रहेगा ही। तो ये चीजें इनमें जो जो भी मैक्सिमम आएगा हमारा उसको हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है। ये हमारा किसी भी इंटरनल पॉइंट के लिए हो जाएगा, ठीक है, किसी भी इंटरनल पॉइंट के लिए निकाल लेंगे हम। उसी तरीके से हम लोग एज पॉइंट के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा सी एक्स इंटू, क्योंकि एज पॉइंट पे तो सिर्फ एक डायरेक्शन की बात करेंगे, दूसरे डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ एक डायरेक्शन की बात करेंगे। तो सी एक्स इंटू ई अल्फा टी डिवाइडेड बाई 2, या सी वाई इंटू ई अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों में से कोई एक ले लेंगे जो भी मैक्सिमम होगा। और कॉर्नर पॉइंट पे भी वही बात करते, लेकिन कॉर्नर पॉइंट में आ जाएगा हमारा ए और एल का टर्म, ठीक है, ए और एल का टर्म आ जाएगा। देखिए ये रिलेशन जो है आपको समझना है बस कि क्या रिलेशन का सिग्निफिकेंस है, और फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। देखिए मैं आपको हाईवे में इसके पहले बहुत सारे रिलेशंस मैंने आपको समझाया, बस बोला याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पेमेंट डिजाइन में आपको कुछ रिलेशन जैसे स्ट्रेसेस का फॉर्मूला, इसे पहले लेक्चर में भी मैंने पढ़ाया आपको कि इंटरनल, कॉर्नर और एज के लिए 3 रिलेशंस आपको दिए हैं, आपको याद रखना होगा उसको। साथ ही साथ आपको ए का वैल्यू याद रखना पड़ेगा, ए क्या है, बी का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एल का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ वार्पिंग स्ट्रेस के लिए भी जब कॉर्नर की बात करेंगे हम तो वो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें एक टर्म आ जाता है आपका क्या चीज का, एल ए डिवाइडेड बाई एल का अंडर रूट। ये बस इसलिए बताया जा रहा है कि जो हमारा एक्चुअल जो एरिया है और वो जो रेस्टिंग सेक्शन है उसका कितना पोर्शन है, वो इसका फैक्टर इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। ई अल्फा डेल्टा टी तो हमें पता ही था, साथ में रूट ओवर ए बाई एल का जो टर्म आया वो बस इतना आया कि कॉर्नर में जो है सारे, देखो कॉर्नर पूरा तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, लोड जो है यहाँ पे उसका कितना, ये यहाँ जो अगर कॉर्नर की मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर कॉर्नर पे जो कितना एरिया उसको बियर कर रहा है उसका एक फैक्टर हमारा रूट ओवर ए बाई एल का आता है, ठीक है। सारे टर्म आपको पता है, ठीक है, सारे टर्म आपको पता है, आप आसानी से वार्पिंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं तीनों पॉइंट पे, इंटरनल, ठीक है, एज और कॉर्नर, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना है फ्रिक्शनल स्ट्रेस। देखिए फ्रिक्शनल स्ट्रेस निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं, आपको एक फ्रिक्शन की कोफिशिएंट जानना चाहिए, जरूरी है कि फ्रिक्शन की कोफिशिएंट है। अब बाकी आप समझते होंगे इस सारी चीजों को। जैसे फ्रिक्शनल कोफिशिएंट में आपको बेसिकली आपको फ्रिक्शनल स्ट्रेस में निकालना है कि कौन सा रेसिस्टिंग फोर्स होगा, ठीक है, कौन सा रेसिस्टिंग फोर्स होगा और कौन उसको मूव कराना चाहेगा। फ्रिक्शन तभी लगेगा जब कोई फोर्स उसको मूव कराएगा एक जगह से दूसरे जगह पे, ठीक है, तो उसको भी हम समझते हैं। अच्छा, वार्पिंग स्ट्रेस के लिए जो मैंने रिलेशन लिखा है वो भी आपको एक बार समझ लीजिए कि दिन में जो है ऊपर में टेंशन देगा, नीचे में कंप्रेशन देगा। ये कुछ ऐसा होगा क्योंकि ऊपर में गर्म होगा दिन का पोर्शन तो वो एक्सपैंड करेगा, नीचे में ठंडा होगा तो वो एक्सपैंड नहीं करेगा। तो ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि ये बीम जो है ऐसे हो जाएगा, ऊपर में कंप्रेशन है और नीचे में कोई फोर्स नहीं है तो टेंशन आएगा। तो ये सी ऊपर और नीचे टी, और जब रात हो जाएगी तो यही चीज ऊपर में ठंड हो जाएगा और नीचे में फिर भी नॉर्मल रहेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये ऐसा ही रहेगा, तो फिर नीचे में फिर अगेन हो जाएगा, ये ऊपर में कॉम्प्रेशन हो जाएगा, नीचे में टेंशन हो जाएगा। तो ये वार्पिंग स्ट्रेस का टर्म आपको समझना है, दिन और रात में कैसे चेंज होता है ये भी आपको ध्यान से समझना होगा। क्योंकि ये टेम्परेचर चेंज की वजह से है, तो टॉप सरफेस गर्म ज्यादा होगा दिन में, इस वजह से ऊपर में आ जाएगा टेंशन, ठीक है, मतलब वो एक्सपैंड करना चाह रहा होगा, और नीचे में हो जाएगा कंप्रेशन क्योंकि वो एक्सपैंड नहीं करना चाहेगा। अब इसी चीज को रात में समझेंगे तो ऊपर में आ जाएगा कंप्रेशन, क्यों, क्योंकि ऊपर में ठंडी है तो वो सिकुड़ रहा होगा, सिकुड़ेगा तो वो ऊपर में आ जाएगा कंप्रेशन और नीचे में आ जाएगा टेंशन। ये हमने देखा। अब मैं फ्रिक्शन की जहां पे बात करूं तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि फ्रिक्शन फोर्स आधे स्लैब ही बियर करेंगे। जैसे एक स्लैब है उसका आधा पोर्शन जो है वो फ्रिक्शन को कंट्रीब्यूट करेगा। इसमें आप यह ध्यान रखिए कि फ्रिक्शन जो है, ठीक है, मतलब टेंसाइल फोर्स जो सेंटर में होगा उसका आधा फोर्स जो है, फ्रिक्शन का आधा फोर्स जो है वो टेंसाइल फोर्स से रेजिस्ट होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि अलाउएबल टेंशन जो होगा वो कितना होगा, और वो कौन बियर करने वाला है, तो फ्रिक्शनल फोर्स बियर करने वाला है। तो इसको हम लोग इक्वेट कर देते हैं, ठीक है, अलाउएबल टेंसाइल फोर्स जो होगा वो कौन रेजिस्ट करने वाला है। तो ये जो है हमारा एस सी, एस सी क्या बता रहा है आपको, ये हमारा एस सी बता रहा होगा। एस सी जो बेसिकली होगा वो हमारा एस एफ जो है हमारा गामा सी है। यहाँ पे टर्म्स मिसिंग है, मैं आपको बता देता हूँ। एल सी जो है स्लैब लेंथ है, वो तो ठीक ही है, ठीक है। एस एफ जो होगा वो फ्रिक्शनल स्ट्रेस होगा, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है, एफ। देखिए ये जो है इसको कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे ये समझते हैं। सबसे पहले तो है हमारा, ये हमारा है स्लैब। थोड़ा सा ध्यान से समझने का टॉपिक है, इसीलिए मैं उसके पुराने नोट्स को अभी अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा स्लैब सेक्शन है। इसको अगर हम दो पार्ट में बांट दें, ठीक है, इसको अगर हम लोग दो पार्ट में बांट दें, ठीक है, तो दो पार्ट में यहाँ पे एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट से कैसे किस फोर्स से जुड़ा रहेगा, दो पार्ट में अगर है तो दोनों पार्ट एक दूसरे को किस फोर्स से जोड़ के रखेगी, एस एफ यानी फ्रिक्शनल स्ट्रेस से, है ना, क्योंकि ये दोनों पार्ट अलग ना हो जाए किसी भी सिचुएशन में। तो यहाँ पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा हमारा फ्रिक्शनल स्ट्रेस, एस एफ, ठीक है। अब उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन आधे पोर्शन को गवर्न करेगा, तो उसकी मैग्नीट्यूड अगर हम बोले तो वो हो जाएगा एफ इंटू गामा। गामा क्यों, क्योंकि उसका यूनिट वेट हो जाएगा गुना एल, अगर मान लो इसकी लेंथ है, मैंने इसको दिखाया नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा है एल अगर, ठीक है, ये हमारा एल है, और इधर वाला जो साइड है वो हमारा बी है अगर। ये चीज़ें आपको ध्यान से समझनी है स्ट्रेस की, अगर ये समझ में आ गया इसको याद करने की जरूरत नहीं है। और ये हमारा एच है, थिकनेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा गामा इंटू एल ऑब्वियसली इंटू बी, है ना, और इंटू एच। लेकिन ये एल का सिर्फ हाफ पोर्शन लेंगे, क्यों, क्योंकि आधे में ही फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, आधा पोर्शन को आधे पोर्शन से जोड़ के रखने के लिए, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा जो भी हमारा शेयर फोर्स है, ठीक है, जो भी फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर में वो शेयर फोर्स एस एफ, है ना, टेंसाइल फोर्स या जो भी कॉम्प्रेसिव फोर्स होगा वो
इंटू बी इंटू एच। क्यों? क्योंकि ये बी इंटू एच वाले सेक्शन पे ही तो आएगा, लेंथ के अलॉन्ग तो वो आएगा नहीं, बी इंटू एच पे ही आएगा। एक डायमेंशन तो हम लोगों को लेंथ को तो हम लोगों को 1 लेके चलना पड़ेगा ना स्ट्रेस के टर्म्स में। तो ये दोनों बराबर करके हम लोग निकाल सकते हैं कि यहाँ से कितना स्ट्रेस जनरेट होता होगा जो कि फ्रिक्शन के द्वारा बियर किया जा रहा होगा। इसको आप निकाल के देखेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी हाफ इंटू, इसकी मैग्नीट्यूड आएगी हाफ इंटू गामा इंटू एफ इंटू एल, है ना, एल। ठीक है, तो ये आपको आ जाता है किसका वैल्यू, ये आ जाता है आपको फ्रिक्शनल स्ट्रेस का वैल्यू। बहुत आसान है समझने के लिए। इस डायग्राम में भी यही चीज़ आपको समझाया जा रहा है कि इसकी वैल्यू जो है आपको वो इतना ही कैलकुलेट करके इन दोनों को इक्वेट करने से आपको वो आ जाएगा। ठीक है, एस सी जो है वो हमारा क्या है, स्ट्रेस जो कि जनरेट हो रहा है किसी भी पॉइंट पे, वो बराबर वो बियर कौन करेगा, फ्रिक्शनल स्ट्रेस, जहाँ पे गामा सी क्या है, उसकी यूनिट वेट कंक्रीट की। ठीक है, बी इंटू एल इंटू एच से हम उसका पूरा वॉल्यूम निकालेंगे, लेकिन आधे सेक्शन को रजिस्ट करेगा तो आधे का वॉल्यूम लेंगे, इसीलिए L/2 ले लिया हमने। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल फ्रिक्शनल स्ट्रेस, उसको अगर F से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैंने यही चीज़ आपको इधर करके दिखाया है। तो ये हमारा हो जाता है फाइनल स्ट्रेस का सारा चीज़। अब तीनों स्ट्रेस हमने पढ़ लिया। क्या क्या स्ट्रेस पढ़ा हमने? हमने पढ़ा लोड स्ट्रेस, हमने पढ़ा वार्पिंग स्ट्रेस, हमने पढ़ा फ्रिक्शन स्ट्रेस। मैं अब आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करने को फोर्स करूंगा कि लोड स्ट्रेस जब भी हम बात करेंगे तो लोड ऊपर से लगेगी। एक बीम को इमेजिन करो आप, ऊपर से लोड लगेगी तो ऊपर में कंप्रेशन होगा, नीचे में टेंशन होगा। ये चीज आप समझते हो, तो ये वाला पार्ट तो आपका इजीली क्लियर हो जाएगा कि लोड स्ट्रेस हमेशा टॉप पे कंप्रेशन देगा, बॉटम में टेंशन देगा, कंप्रेशन देगा तो बॉटम में टेंशन देगा। लेकिन मैं अगर कॉर्नर की बात करूं, कॉर्नर की जैसे ही मैं बात करूंगा तो वहां पे इंटीरियर और एज तक तो क्लियर था ये चीज, लेकिन कॉर्नर में ये चीज पलट जाता है। क्यों पलट जाता है? पलट इसलिए जाता है क्योंकि कॉर्नर जो है कैंटिलीवर बीम के जैसे एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है? कैंटिलीवर बीम जिसपे लोडिंग जो है जब लगेगी तो वो ऊपर साइड में टेंशन देगा और नीचे साइड में कंप्रेशन देगा। बात समझने की कोशिश करो, कॉर्नर में तो व्हीकल्स का लोड आएगा नहीं ना, व्हीकल्स का लोड जब भी आएगा तो वो इंटीरियर या एज पे डायरेक्टली आएगा। तो ये जो कॉर्नर है वो एक कैंटिलीवर के जैसा एक्ट करता है। ठीक है, कैंटिलीवर के जैसा एक्ट करता है। और कैंटिलीवर में जब भी हम लोग बात करेंगे तो ऊपर में आता है हमारा क्या, ऊपर में आता है हमारा टेंशन, नीचे में आता है हमारा कंप्रेशन। ठीक है, तो ऐसे समझना है कि ये कॉर्नर पे अगर ऐसे हमारा लोडिंग अगर यहाँ लग रहा है तो नीचे साइड में आ जाएगा हमारा कंप्रेशन और ऊपर साइड में एक्सपेंशन आ जाएगा, यानी कि टेंशन आ जाएगा। तो ये हमें समझना है टी और सी। ठीक है, टी और सी। तो लोड स्ट्रेस की वजह से टॉप और बॉटम में इंटीरियर में सी और टी हो जाएगा, एज पे भी सी और टी, यानी कंप्रेशन टेंशन, कंप्रेशन टेंशन। लेकिन कॉर्नर में ये चीज पलट जाएगी। क्यों? क्योंकि ड्यू टू कैंटिलीवर इफेक्ट। यहाँ पे ये याद रख लो आप कि ये कैंटिलीवर बीम के जैसा एक्ट करता है। अब आगे बात करते हैं वार्पिंग स्ट्रेस की। वार्पिंग स्ट्रेस टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से आता है। आप सभी समझदार हैं, तो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से अगर दिन में बात करेंगे हम, इंटीरियर रीजन की मैं बात करता हूँ, स्ट्रेस जो होगा वो टॉप पे कंप्रेशन होगा और बॉटम में टेंशन होगा। क्यों जनरेट होगा स्ट्रेस, मैं इसको समझाता हूँ आपको। जैसे मैं टॉप पे बात करूंगा तो टॉप पे तो वो एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करेगा वो टॉप पे, तो स्ट्रेस कैसे जनरेट करेगा? वो एक्सपैंड कर जाएगा, नीचे वाला पोर्शन वहीं पे रुका हुआ है तो वो उसको खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो वहां पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएगा। ध्यान से समझना, हम यहाँ पे स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे टेंशन लगेगा, वो एक्सपैंड कर जाएगा, लेकिन वो एक्सपैंड करने के फेज में नीचे वाला स्लैब तो नहीं एक्सपैंड कर रहा, ऊपर वाला गर्म है, नीचे वाला एक्सपैंड नहीं कर रहा है। तो उस वजह से नीचे वाला जो है उस पर एक फोर्स लगाएगा ऊपर वाले पे। वो कौन सा फोर्स होगा? कॉम्प्रेसिव फोर्स। और ये ऊपर वाला स्लैब नीचे वाले पे टेंसाइल फोर्स लगाएगा। तो ये भी आपको समझना है कि दिन में वार्पिंग स्ट्रेस, इंटीरियर में कंप्रेशन, बॉटम में टेंशन, एज पे भी कंप्रेशन टेंशन, कॉर्नर पे भी कंप्रेशन टेंशन, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से है। और नाइट में जस्ट अपोजिट, नाइट में ऊपर में ठंड होगी, ठंड होगी तो वो सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा, लेकिन नीचे वाला स्लैब तो वैसा ही रहेगा, वैसे रहेगा। तो फिर नीचे वाला स्लैब इसको सिकुड़ने से रोकेगा, यानी इस पे वो टेंसाइल फोर्स लगाएगा। ऑब्वियसली नीचे वाले पे ये कॉम्प्रेसिव लगाएगा, अगर इस पे ये टेंसाइल लगा रहा है तो ये इस पे कॉम्प्रेसिव लगाएगा।
ये कॉम्प्रेसिव, फिर टेंसाइल कॉम्प्रेसिव, टेंसाइल कॉम्प्रेसिव, ये चीजें क्लियर है। अब बात करते हैं फ्रिक्शनल स्ट्रेस की। तो देखिए फ्रिक्शनल स्ट्रेस जो है वो एक ही तरीके से एक्ट करेगा, या तो समर में हर जगह पे कॉम्प्रेशन 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 कॉम्प्रेशन, विंटर में टेंशन 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 टेंशन। लेकिन याद रखिए ये फोर्स कॉर्नर पे आता ही नहीं है, कॉम्प्रेशन भी जीरो और टेंशन भी जीरो कॉर्नर पे। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने पढ़ा है कि जो हमारा एल होता है वो जीरो हो जाएगा, जो सेक्शन कंट्रीब्यूट करेगा वो जीरो हो जाएगा। इस वजह से ना तो कॉम्प्रेसिव फोर्स लगेगा ना तो टेंसाइल फोर्स लगेगा। अब बात करते हैं क्रिटिकल सेक्शन की। तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल कब हो जाएगा? इसको समझिए कि ये भी कॉम्प्रेशन, ये भी कॉम्प्रेशन और ये भी कॉम्प्रेशन, यानी कि लोड स्ट्रेस टॉप पे, ठीक है। अगर टॉप पे की अगर बात करेंगे तो दिन में समर में, टॉप पे दिन में समर में हो जाएगा क्रिटिकल, और अगर बॉटम की बात करेंगे तो दिन में विंटर में हो जाएगा। तो देखिए क्रिटिकल सेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो एट बॉटम ड्यूरिंग डे टाइम इन विंटर, है ना, ये तीनों टेंशन है। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे एज पे, ठीक है, तो एज पे हम लोग बात करेंगे एट बॉटम ड्यूरिंग डे टाइम इन विंटर, एट बॉटम ड्यूरिंग डे टाइम इन विंटर, ये भी क्रिटिकल है, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉर्नर की बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ दो पार्ट है। कौन सा दो पार्ट है? एट टॉप ड्यूरिंग नाइट, टॉप पे, ठीक है, रात के टाइम में अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों टेंशन है, ठीक है, ये तो जीरो ही है। तो ये तीनों क्रिटिकल सेक्शन है। आपको समझना होगा कि क्यों ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि क्रिटिकल सेक्शन कब और कहाँ पे होता है। तो अगर आप कॉर्नर की बात करोगे तो क्रिटिकल सेक्शन है आपका टॉप पे रात के समय में। जैसे ही आप एज की बात करोगे तो वो बॉटम पे डे टाइम में है। क्यों? क्योंकि वहां पे टेंशन टेंशन और टेंशन है तीनों। उसी तरीके से तुम्हारा इंटीरियर में भी है। तो ये हो गई क्रिटिकल स्ट्रेस की बात। अब हम जॉइंट्स की बात करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।